I am Shana Singh and welcome to this channel. Here we are going to study the 12th chapter from Home Science class 12th and the name of this chapter is Consumer Education and Protection. तो यहाँ पे हम सबसे पहले कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहले हम कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे कि कंज्यूमर क्या होता है। कंज्यूमर आर द फाइनल बायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हैं उनका फाइनल खरीदार कौन होता है? कंज्यूमर ही होता है। ये अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी पर्सनल नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को खरीदता है। फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स क्या कौन कौन से हैं? कोई भी आर्टिकल, कोई भी सर्विसेज जो कोई कंज्यूमर खरीद सकता है उसको हम कंज्यूमर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब ये जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है ये कंज्यूमर अपने पर्सनल यूज के लिए या फैमिली यूज के लिए भी खरीद सकता है, अपने घर के लिए खरीद सकता है या अपने इंस्टीट्यूशन, स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिस के लिए भी या बिजनेस पर्पस के लिए भी खरीद सकता है। फिर है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर किस आधार पे परचेजिंग करते हैं, किस तरह से परचेजिंग करते हैं, उसको हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। उनको कैसे परचेजिंग का डिसीजन लेते हैं उसको हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। फिर है कंज्यूमर फोरम। ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी कोई जगह है जहां पे कंज्यूमर डिस्कस करते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में, उनकी लाभ, उनकी हानि के बारे में। कुछ कंज्यूमर फोरम ऐसे भी हैं जो कंज्यूमर्स की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कोई भी उनको प्रॉब्लम है किसी प्रोडक्ट को लेके तो उस प्रॉब्लम से उनको निकालने का काम, उनकी हेल्प करने का काम, उनको सलाह देने का काम कंज्यूमर फोरम करते हैं। इसके बाद है कंज्यूमर फुटफॉल्स। ये क्या है? दिस मीन द नंबर ऑफ कस्टमर्स कंज्यूमर्स हु विजिट एनी गिवन स्पेस सच एज स्टोर और अ मॉल। तो कंज्यूमर फुटफॉल का मतलब है कि कंज्यूमर कितना किसी मॉल में या किसी स्टोर में आ रहे हैं, जिस दुकान पे, जिस स्टोर पे, जिस मॉल पे जितने कस्टमर आएंगे उसको हम कहेंगे कि इतना कस्टमर का फुटफॉल है। दस विद इंक्रीजिंग कंजम्पशन इन अ कंट्री कस्टमर फुटफॉल्स आर हायर। तो जहाँ पे कंजम्पशन ज्यादा होगा, जहाँ पे किसी भी सर्विस की, आर्टिकल की डिमांड ज्यादा होगी, वहां पे कंज्यूमर फुटफॉल भी ज्यादा होगा। कंज्यूमर फुटफॉल का मतलब कि कंज्यूमर पैर कितना रख रहे हैं आपके स्टोर में, आपकी दुकान में, कितने कंज्यूमर आ रहे हैं। इसके बाद है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन वाइल परचेजिंग गुड्स। जब कंज्यूमर कोई भी सामान, कोई भी सर्विसेज परचेज करते हैं तो क्या उनके एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो बताया गया है। तो कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करता है? सबसे पहला, एप्रोप्रिएट एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, कि उनको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस सर्विस से रिलेटेड जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन है वो उनको मिले, उनको जेन्युइन गुड और सर्विसेज मिले, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट उनको मिले, प्योरिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट में, एथिक्स इन सेल्स एंड प्रमोशन, मतलब एक एथिक्स के साथ सेल करा जाए, मतलब जो खरीदने वाला, जो बेचने वाला हो वो बेईमानी ना करे, कोई अडल्ट्रेशन ना करे, किसी फूड में कोई मिलावट ना करे, झूठ ना बोले, तो वो अच्छे से सेल करे, अच्छे से अपने उसको सामान को, अपने आर्टिकल को, अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रमोट करे। करेक्ट वेट एंड मेजर्स। तो जो वेट की जो मशीनें हैं वो अच्छी होनी चाहिए, मेजरमेंट अच्छा से होना चाहिए, इसमें भी धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, ये कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है। रीजनेबल प्राइस चाहिए होता है कंज्यूमर को। ठीक है, कोई भी चीज ज्यादा महंगी होगी तो कंज्यूमर उसको नहीं खरीदेगा और कंज्यूमर एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा कि प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो। तो रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, ये उसकी एक्सपेक्टेशन होती है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो कंज्यूमर्स फेस करते हैं? तो सबसे पहले तो खराब क्वालिटी का उनको प्रोडक्ट मिल जाता है, दूसरा अडल्ट्रेशन, तीसरा हाई प्राइजेस, चौथा है कंज्यूमर इंफॉर्मेशन का अभाव। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि कंज्यूमर फेस करते हैं। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरर हैं वो उनको सही इंफॉर्मेशन नहीं देते, वो उनको गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं। इनकरेक्ट वेट एंड मेजर्स, जो वेट और मेजर्स के लिए जो चीजें रखी होती हैं, जो वहां पे यूनिट्स रखी होती हैं, वो इनकरेक्ट होती हैं। कभी कभी उनको डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी दे दिया जाता है। सेल प्रमोशन स्कीम्स टू एंटाइज द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को धोखा देने के लिए, उनको फंसाने के लिए बहुत सारे सेल प्रमोशन स्कीम्स भी लाई जाती हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके बाद है कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। तो इन सब प्रॉब्लम की वजह से इनको सॉल्व करने के लिए कंज्यूमर को एजुकेट करना, उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन आर टूल्स व्हिच एम्पावर एंड इक्विप कंज्यूमर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एडवर्स मार्केट फोर्सेस। तो जो भी मार्केट में खराब चीजें चल रही हैं उनसे बचाने के लिए कंज्यूमर एजुकेशन और प्रोटेक्शन आया था। इन एडिशन दे हेल्प द कंज्यूमर्स अंडरस्टैंड लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी मैटर्स व्हिच वुड हेल्प देम टू मेक राइट चॉइसेस। इसके अलावा ये जो कंज्यूमर एजुकेशन और प्रोटेक्शन आया था इसमें कंज्यूमर को पॉलिसीज के बारे में, कानून के बारे में बताया गया ताकि वो राइट चॉइसेस ले पाए, राइट डिसीजन ले पाए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सेप्टेड एंड एस्टैब्लिश्ड 6 कंज्यूमर राइट्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, वहां पे 6 अधिकार कंज्यूमर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए थे, जिसमें से 4 जो है वो बेसिक राइट्स हैं। कौन कौन से? राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब राइट टू सेफ्टी क्या है कि
सेफ्टी का अधिकार है कंज्यूमर के पास, उसकी सेफ्टी होनी चाहिए, मतलब कंज्यूमर सेफ रहना चाहिए। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, उसको इन्फॉर्मेशन का अधिकार है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन वो प्रोडक्ट और सर्विसेज से चाहता है तो वो उसको ले सकता है। राइट टू चूज, उसको अपने प्रोडक्ट्स को सर्विसेज को चूज करने का अधिकार है। राइट टू बी हर्ड, उसको सुने जाने का अधिकार है, उसकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको सुना जाए, ये उसको अधिकार है। टू एडिशनल राइट आर्ट, इसके अलावा दो एडिशनल राइट्स भी इनको दिए गए हैं। राइट टू रिड्रेसल, जहाँ पे अगर इनको इनके साथ कुछ गलत हुआ है तो इनको कंपनसेशन भी मिले। फिर है राइट टू एजुकेशन, इनको एजुकेशन मिलनी चाहिए ताकि ये समझ पाए कि इनके अधिकार क्या है, कि कहाँ शिकायतें कर सकते हैं। तो इन 6 राइट्स को अच्छे से बताया गया है यहाँ पे। राइट टू सेफ्टी में इनको सेफ रहने का अधिकार है। इसके अलावा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, इनको ये अधिकार है कि इनको सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मिले। अगर ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इनको क्वांटिटी, क्वालिटी, पोटेंसी, प्योरिटी से रिलेटेड बातें जानने का हक है। राइट टू चूज, चूज करने का अधिकार है, जितनी दुकानों पे चाहें, जितने चाहें सामान सर्विसेज को ये चूज कर सकते हैं, अपने चॉइस के हिसाब से ये चीजें ले सकते हैं जैसा उनको चाहिए। राइट टू बी हर्ड, इनको सुने जाने का अधिकार है, इनकी कोई प्रॉब्लम है तो ये फोरम्स बनाए गए हैं जहाँ पे इनको सुना जाता है। राइट टू सीक रिड्रेसल, यहाँ पे हर कंज्यूमर को अधिकार है कि अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो उनको कंपनसेट किया जाए। इट इन्वॉल्व्स द राइट टू रिसीव कंपनसेशन फॉर फॉल्टी गुड्स एंड सर्विसेज, अगर उनको खराब चीजें दी गई हैं, खराब सर्विसेज दी गई है तो यहाँ पे उनको कंपनसेशन लेने का अधिकार है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, तो यहाँ पे एजुकेट होने का भी उनको अधिकार है, उनके पास अधिकार है कि उनकी प्रॉब्लम को वो खुद सॉल्व करने के योग्य बन पाए, तो इसके लिए उनको एजुकेशन दी जाती है और ये एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए, ये उनका अधिकार है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स। कौन कौन से स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स हैं जिनका ध्यान हर कंज्यूमर को रखना चाहिए। अनदर मैकेनिज्म ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन मार्क, तो इस स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स के थ्रू भी हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कंज्यूमर्स मस्ट परचेज प्रोडक्ट विद स्टैंडर्डाइजेशन मार्क टू इंश्योर द क्वालिटी प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अगर कंज्यूमर चाहते हैं कि उनको क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले, उनकी प्रोडक्ट की प्योरिटी अच्छी रहे, तो उनको स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स को देखना पड़ेगा कोई भी प्रोडक्ट खरीदते समय। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंज्यूमर टू नो अबाउट डिफरेंट स्टैंडर्ड मार्क्स, तो इसके लिए जरूरी है कि वो स्टैंडर्ड मार्क्स को जाने, जब स्टैंडर्ड मार्क्स के बारे में जानेंगे ही नहीं तो उनको देख कहां से पाएंगे। तो कौन कौन से स्टैंडर्ड मार्क्स हैं यहाँ पे कुछ बताए गए हैं। जैसे पहला है आईएसआई मार्क, दिस इज द सर्टिफिकेशन मार्क ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, तो बीआईएस का ये मार्क है, बीआईएस ने ये मार्क दिया है आईएसआई मार्क, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। अंडर दिस स्कीम लाइसेंस आर इशूड टू मैन्युफैक्चरर्स हुज गुड मीट द रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स, तो यहाँ पे जो लाइसेंस है, आईएसआई मार्क जो दिया जाता है, इसके थ्रू जो लाइसेंस दिया जाता है ये उन्हीं मैन्युफैक्चरर्स को दिया जाता है जिनका जो गुड्स है वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो। इंडियन स्टैंडर्ड्स कवर फूड आइटम्स, अब इसमें आईएसआई मार्क किन चीजों को दिया जाता है, तो फूड आइटम्स जैसे वेजिटेबल, फ्रूट, मीट प्रोडक्ट, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड, सीरियल एंड सोया प्रोडक्ट्स, कैंडीज एंड बेवरेजेस, इन सबको आईएसआई मार्क दिया जाता है, मतलब जितने भी खाने वाले प्रोडक्ट्स हैं सबको आईएसआई मार्क दिया जाता है। इसके अलावा बीआईएस स्टैंडर्ड में और भी चीजों को इंक्लूड किया गया है, इलेक्ट्रिकल जो सामान है, सोप्स, डिटर्जेंट, पेंट, पेपर्स, इन सबको भी आईएसआई मार्क दिया जाता है। तो आईएसआई मार्क दोनों को दिया जाता है, खाने वाले सामान को भी और जो भी अदर गुड्स है उनको भी। इस बार नेक्स्ट है एगमार्क एंड फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर्स। एगमार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को दिया जाता है और फूड प्रोडक्ट ऑर्डर फ्रूट और उससे बने चीजों को, उनसे बने प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको लाया था और इसमें क्या किया जाता है, कंज्यूमर को देखना चाहिए कि एगमार्क लगा है या नहीं किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे। इसके अलावा जितने भी फ्रूट और वेजिटेबल से चीजें बनती हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं या प्रोसेसिंग फूड्स बनते हैं, प्रोसेस्ड फूड बनते हैं, उन सब पे एफपीओ भी देखना होता है, एफपीओ उन पे होता है। वुल मार्क क्या है, ये वुलन चीजों पे होगा, ये हमें पता ही है। इसके अलावा सिल्क मार्क सिल्क पे होगा। हॉल मार्क, इट इंडिकेट्स दैट द प्रीशियस मेटल्स सच एज प्लेटिनम, सिल्वर एंड गोल्ड आर्टिकल्स हैव बीन इवैल्यूएटेड एंड tested at an official assaying and hallmarking center, and they have certified that the metal used conforms to the national international standards of fineness, purity। तो यहाँ पे जो हॉलमार्क होता है ये ज्वेलरीज पे होता है, गोल्ड की, सिल्वर की, प्लैटिनम की ज्वेलरीज पे, और ये हॉलमार्क ये बताता है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये इवेल्युएट किए गए हैं, टेस्ट किए गए हैं, ठीक है, इनको अच्छे से टेस्ट करके तब ये हॉल मार्किंग की गई है, तब इनको ये मार्किंग दी गई है। ठीक है, तो ये नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे होते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो बनाए गए हैं फाइननेस और प्योरिटी के, उनको मीट कर रहे होते हैं, तब उनको जो है हॉलमार्क दिया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एनजीओ के बारे में जो कंज्यूमर के लिए काम कर रहे हैं और वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो कि कंज्यूमर के लिए काम कर रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है वॉइस, जो कि दिल्ली बेस्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है और ये कंज्यूमर वॉइस नामक मैगजीन निकालती है। फिर है सीईआरसी जो अहमदाबाद बेस्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है और ये इनसाइट नामक पत्रिका निकालती है, नामक मैगजीन निकालती है। द कंज्यूमर यूनियन इन द यूएस ब्रिंग्स आउट कंज्यूमर रिपोर्ट्स, इसके अलावा कंज्यूमर रिपोर्ट्स भी निकाली जाती है कंज्यूमर्स यूनियन द्वारा, जो कि कहाँ पे है, यूएस में है। कंज्यूमर एसोसिएशन यूके में है जो कि विच नाम से एक मैगजीन निकालता है। द ऑस्ट्रेलियन कंज्यूमर्स एसोसिएशन ब्रिंग आउट चॉइस, तो चॉइस नामक की जो ये पत्रिका है ये ऑस्ट्रेलियन कंज्यूमर एसोसिएशन निकालता है।
अब कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे, हमने राइट्स पढ़ लिया, अब कंज्यूमर की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो वो हम पढ़ेंगे। तो कंज्यूमर शुड हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स रेगुलरली अपडेटिंग देयर नॉलेज ऑफ वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेटिव प्रोविजंस मेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट द्वारा जितने भी कानून चलाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, उनके बारे में भी जानकारी कंज्यूमर्स को होनी चाहिए। कंज्यूमर शुड बी ऑनेस्ट, कंज्यूमर खुद भी ईमानदार होना चाहिए जब वो कोई चीज खरीदने जा रहा है। तो बिफोर मेकिंग अ परचेज, कंज्यूमर शुड डू अ मार्केट सर्वे टू फाइंड आउट द डिफरेंट ब्रांड्स, फीचर्स एक्सेट्रा ऑफ आइटम अवेलेबल इन डिफरेंट शॉप्स एंड डिफरेंट मार्केट एंड शुड कंपेयर द प्राइसेस। तो कंज्यूमर को भी परचेजिंग करने से पहले एक सर्वे कर लेना चाहिए, जहां पे उसको डिफरेंट ब्रांड्स के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में देख लेना चाहिए, डिफरेंट शॉप्स पे जाके उसको देखना चाहिए, डिफरेंट मार्केट्स में देखना चाहिए, प्राइसेस को कंपेयर करना चाहिए, तब बाइंग करनी चाहिए। दिस विल हेल्प देम टू मेक अ वाइज चॉइस। इससे क्या होगा, एक अच्छी चॉइस वो बना पाएंगे। While making a purchase, he should read all the information given on the label। तो जो भी लेबल है प्रोडक्ट का, उसके ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है, वो सब खरीदने से पहले प्रोडक्ट को पढ़ लेनी चाहिए। टू बी अश्योर्ड ऑफ क्वालिटी, ही शुड बाय प्रोडक्ट्स विद स्टैंडर्डाइजेशन मार्क। तो उसको स्टैंडर्डाइजेशन मार्क को देख के ही प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, तभी उसको क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिल पाएगा। कंज्यूमर शुड मेक रिसिप्ट, शुड कीप रिसिप्ट एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ परचेज। तो जितनी भी रिसिप्ट वगैरह, जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलते हैं सामान के साथ, सर्विस के साथ, उसको भी अच्छे से रखना चाहिए। इन केस ऑफ परचेज ऑफ सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड्स, बैंक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा, he should read and understand all term and condition, liabilities, service charges etc, and make an effort to get the representative to clarify points that are not clearly written। तो यहाँ पे अगर कोई भी सर्विस आप परचेज कर रहे हो, जैसे इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, बैंक डिपॉजिट, उस समय सारी टर्म्स और कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। जितने भी सर्विस चार्जेस हैं, लाइबिलिटीज हैं, सबको आपको देख लेना चाहिए। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप जो भी वहां पे रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी वहां पे व्यक्ति हैं, उनसे आप पूछ सकते हो, जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं या जो भी चीजें लिखी नहीं हुई हैं उनको। He must have increasing awareness about various national and international consumer organization in terms of their activities, works, and understand the benefit of becoming a member of such organization। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन चलाई जा रही है कंज्यूमर से रिलेटेड, उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, और इन ऑर्गेनाइजेशन का आप हिस्सा भी बन सकते हो अगर आपको कोई जरूरत है तो। स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर करियर इन दिस फील्ड, इस फील्ड में अगर आप करियर बनाना चाहते हो कंज्यूमर एजुकेशन और प्रोटेक्शन की फील्ड में, तो आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। कंज्यूमर स्टडीज की फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो, तो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड नॉलेज तो होनी चाहिए। उन जो रिड्रेसल एजेंसीज हैं, जो उनके शिकायतों का निवारण करती हैं, वो एजेंसीज के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास सॉफ्ट स्किल्स भी होनी चाहिए, जैसे अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स, ताकि आप लोगों से कनेक्शन बना पाओ। एम्पैथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड, तो आपको जो भी लोग हैं, जो भी कंज्यूमर्स हैं, उनसे एम्पैथी रखनी पड़ेगी और एक अंडरस्टैंडिंग उनके प्रति रखनी पड़ेगी। अच्छा लिसनर होना पड़ेगा आपको। बीइंग क्रिएटिव इन डेवलपिंग प्रोग्राम्स, जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कंज्यूमर एजुकेशन और प्रोटेक्शन से रिलेटेड, उसको चलाने के लिए आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट चलाई जाती हैं, टॉक्स चलाई जाती हैं, जहाँ पे कंज्यूमर अवेयरनेस की जाती है, कंज्यूमर से बातचीत की जाती है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कंज्यूमर अवेयरनेस की जाती है। तो ये सब करने के लिए आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। यू शुड हैव राइटिंग स्किल्स, आपको बहुत सारे चीजें लिखनी हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट लिखनी हो सकती है, प्रेस रिलीज लिखना हो सकता है, कोई पर्सनल नोट लिखना हो सकता है, जिसके लिए आपके पास राइटिंग स्किल्स वगैरह होनी चाहिए। ठीक है। विलिंगनेस टू हेल्प फेलो कंज्यूमर्स एट एंड पब्लिक एट लार्ज, तो बड़े लेवल पे आपको कंज्यूमर्स का हेल्प करने की इच्छा भी होनी चाहिए, आपके अंदर एक चाह होनी चाहिए, एंथुजियाज्म होना चाहिए। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, स्किल्स तो हो गई, लेकिन क्या क्या आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो। आपने बीए या बीएससी किया होना चाहिए होम साइंस में, बीए या बीएससी किया होना चाहिए फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में। इसके अलावा होम मैनेजमेंट में भी आप बीए बीएससी हो सकते हो। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए वाली डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बीबीएस होना चाहिए, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज। इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन द सब्जेक्ट में बी कॉल्ड कंज्यूमर स्टडीज, कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर इन द मार्केट। तो इस सब्जेक्ट को, जो ये कंज्यूमर एजुकेशन है, इस सब्जेक्ट को अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास स्किल्स हो गई, आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी हो गई, तो क्या क्या आपके पास स्कोप है, कहाँ कहाँ आप करियर बना सकते हो। वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, इन वेरियस डिसीजन मेकिंग, मैनेजरियल एंड टेक्निकल पोजीशंस। तो बहुत सारी मैनेजरियल और टेक्निकल पोजीशंस होती हैं इन सब ऑर्गेनाइजेशंस में, यहाँ पे आप काम कर सकते हो। आप एनजीओ वगैरह में भी काम कर सकते हो। वर्क इन वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोडक्ट टेस्टिंग, क्रिएटिंग कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर एजुकेशन और एम्पावरमेंट,
publication of their magazines। तो बहुत सारी वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस में भी आप काम कर सकते हो, जहाँ पे आप प्रोडक्ट की टेस्टिंग करवा सकते हो, कंज्यूमर में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, कंज्यूमर को एडुकेट कर सकते हो, उनको एम्पावर करने का काम कर सकते हो, और इन ऑर्गेनाइजेशन की जो मैगजीन्स हैं उनको भी पब्लिश करने का काम कर सकते हो। वर्क इन कंज्यूमर डिवीजन ऑफ कॉर्पोरेट हाउसेस। तो कॉर्पोरेट हाउसेस में जितने भी कंज्यूमर डिवीजन चलाए जा रहे हैं, वहां पे आप काम कर सकते हो, वहां पे आप कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को देख सकते हो, कंज्यूमर को सजेशन दे सकते हो। इसके अलावा आप उनकी प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हो, उनसे वन टू वन पर्सनल बेसिस पे इंटरेक्ट भी कर सकते हो और उनको समझा सकते हो। वर्क विथ मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनमें भी काम कर सकते हो, इन एरिया ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्ट रीच, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर फीडबैक एंड सजेशन। तो मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, मार्केट में जाके रिसर्च करती है कि कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, कंज्यूमर किस प्रोडक्ट तक कितना पहुंच पा रहा है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट की रीच कितनी है, वो कितना कंज्यूमर तक पहुंच पा रहा है, कंज्यूमर कितना उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं या किसी नए प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर का फीडबैक देखते हो, उनका सजेशन देखते हो, उनकी शिकायतों को देखते हो। तो मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि मार्केट में जाकर रिसर्च करती है, देखती हैं कि मार्केट कैसे काम कर रहा है, वहां पे कंज्यूमर किसी चीज को कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर कैसे चीजों को खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप काम कर सकते हो। स्टार्ट योर ओन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द इश्यूज डिस्कस इन द चैप्टर। तो जो भी समस्याएं हैं कंज्यूमर से रिलेटेड, उनसे इनको डील करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए अपना खुद का कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन आप स्टार्ट कर सकते हो। वर्क इन नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, यहाँ पे भी आप काम कर सकते हो, जहाँ पे आप कंज्यूमर की काउंसलिंग कर सकते हो, उनको रिड्रेसल दिलाने में हेल्प कर सकते हो ताकि उनको सोल्यूशन मिले, उनको कंपनसेशन मिले। तो उनकी कंप्लेंट्स को आप देख सकते हो और उनका सोल्यूशन दिलाने में उनकी हेल्प कर सकते हो। You can also function as a freelance consultant for redressal guidance through consumer courts and other alternative redressal mechanism। तो आप फ्रीलांसर भी बन सकते हो, जहाँ पे आप खुद जो है अपना खुद का कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप जो लोगों की समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर सकते हो कंज्यूमर कोर्ट्स के थ्रू। इसके अलावा जितने भी रिड्रेसल मैकेनिज्म की जो चीजें हैं उनके थ्रू भी आप कंज्यूमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। वर्क विद द डिपार्टमेंट ऑफ audio visual publicity as content developer and other advertisement dealing with consumer awareness and education in the print and electronic media। तो मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जितने भी कंज्यूमर्स को एडुकेट करने के लिए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंटेंट बनाए जा रहे हैं, वो आप कर सकते हो। ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी आप कर सकते हो इन कंटेंट की, मतलब लोगों तक अवेयरनेस फैला सकते हो, उनको एडुकेट कर सकते हो ऑडियो विजुअल मीडिया के थ्रू। वर्क एज एन एनालिस्ट इन कंज्यूमर टेस्टिंग लेबोरेटरीज फॉर कंपेरेटिव इवेल्युएशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स का को इवेल्युएट करने के लिए जो भी लेबोरेटरीज हैं वहां पे भी आप काम कर सकते हो, जहां पे आप कंज्यूमर प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हो। दोज हु हैव एक्सीलेंट राइटिंग स्किल्स, जिनके पास राइटिंग स्किल्स अच्छी है, वो जर्नलिज्म की फील्ड में भी जा सकते हैं। कंज्यूमर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कंज्यूमर से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, कंज्यूमर अफेयर्स के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई सजेशन हो, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख भी सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।